Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Suraya Shahin and today I will deal very important literary terms. And these literary terms are very important from your examination point of view, especially from UGC NET examination point of view. So first I start with morpheme. Morpheme. आपके एग्जाम में morpheme से भी क्वेश्चन आते हैं UGC NET में. अब कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके morpheme से? They give you the question a morpheme is एक सेंटेंस और उसमें ऑप्शन दिए होते हैं. ऑप्शन ए इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, दिस दैट. इस तरह से आपको 3-4 ऑप्शंस दिए होते हैं. उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्क करना होता है. ओके, सो यू शुड नो व्हाट इज morpheme. A morpheme is the smallest unit of meaning in a language that carries meaning. It is composed of one or more phonemes in a language. For example, the word grace is a single morpheme. But if we prefix the morpheme dis to the root word grace, then it becomes a different word, that is disgrace, and it gives a different meaning. In the same way, if we add the morphemic suffix full, F-U-L, full, in the root word grace, then the word functions as an adjective and becomes the word graceful, which now gives a different meaning. मतलब morpheme जो है वो है स्मॉलेस्ट यूनिट है. स्मॉलेस्ट यूनिट किसका है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है इन ए लैंग्वेज, जो कि मीनिंग कैरीज करता है. आपको मोर्फीम जो है वो मीनिंग देता है. और मोर्फीम जो है यह कंपोज्ड होता है किससे? फोनीम्स से. वन और मोर देन वन फोनीम्स, एक और एक से ज़्यादा फोनीम्स से आपका मोर्फीम बना होता है लैंग्वेज में. जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताई कि अगर मैं ग्रेस वर्ड को लेती हूँ तो ग्रेस वर्ड जो है वह अपने आप में एक सिंगल मॉर्फीम है, लेकिन उसी में अगर हम प्रीफिक्स मॉर्फीम DIS अगर ऐड करते हैं, यानी DIS यहाँ पर जो है हम प्रीफिक्स मॉर्फीम ऐड कर रहे हैं किसमें? रूट वर्ड में, ग्रेस में, तो यह आपका क्या हो गया? डिसग्रेस हो गया. लेकिन अगर हम उसी में हम सफिक्स यूज करते हैं फुल, FUL, ग्रेस वर्ड में, तो क्या हो गया आपका? ग्रेसफुल हो गया. और यहाँ पर यह क्या है? ग्रेसफुल हो गया. नाउ इट गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग. तो ये जो मोर्फीम है वह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है, जो कि मीनिंग कैरीज करता है लैंग्वेज में. और इसमें क्या है? सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करने से यह डिफरेंट मीनिंग देता है. सो सम मोर्फीम्स आर फाउंड एज कंप्लीट वर्ड्स. कुछ ऐसे मोर्फीम्स होते हैं जिसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, वह अपने आप में कंप्लीट होते हैं, जैसे मैन, वुमेन, रन, एटसेट्रा. लेकिन हम यहाँ पर जब हम ग्रेस लिए थे, GRACE, ग्रेस, तो उसमें हम क्या किए? सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड किए, तो क्या हो गया? डिसग्रेस और ग्रेसफुल हो गया. क्लियर? सो ये हो गया आपका मोर्फीम हो गया, राइट? Now I talk about affix. Affix is also important from your examination point of view. When you study morpheme, then you must know the kinds of morpheme, affix, suffix, and prefix, everything. So now I talk about affix. What is affix? An affix is a morpheme that is attached to a word to form a new word. यानी एफिक्स जो है वह क्या है? एक तरह का मोर्फीम ही है जो किसी वर्ड के साथ अटैच किया जाता है और उसमें अटैच होने के बाद वह एक नया वर्ड को फॉर्म करता है. सो एफिक्स में बी ड्राइवेशनल. एफिक्स ड्राइवेशनल भी हो सकता है, सच एज इंग्लिश नेस, NESS नेस, एंड PRE, pre, etc. So affix is divided into two parts, prefix and suffix. जो प्रीफिक्स और सफिक्स हम स्टडी करते हैं वह एफिक्स का ही 2 पार्ट है. प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो है वह एफिक्स का 2 पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड डू, DO, do,
एंड अनडू। तो हम डू में हम अन प्रीफिक्स अगर ऐड करते हैं यू एन अन, तो क्या हो गया, डू में हम अन प्रीफिक्स ऐड किए तो यह हो गया अनडू और इट बिकम्स अ डिफरेंट वर्ड। यह डिफरेंट वर्ड हो गया, डू से अनडू हो गया। इन द सेम वे इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ वर्ड लुक, LOO के लुक, तो इससे लुकिंग बन गया। कैसे लुकिंग बना, वी एड हेयर ing suffix in this word, root word look, then the word is changed and it becomes looking। यह look से looking हो गया। तो इस तरह से क्या है, सफिक्स और एफिक्स हम यूज करके वर्ड का डिफरेंट मीनिंग लाते हैं, और यह सफिक्स और प्रीफिक्स जो है वह एफिक्स का दो पार्ट है। क्लियर? Now I talk about free morpheme. What is free morpheme? Free morphemes फंक्शन इंडिपेंडेंटली। जैसा कि आपको इसके टाइटल से पता चल रहा होगा, फ्री मॉर्फीम यानी कि यह किसी के साथ यह जुड़ा नहीं होता है, यह इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स फार्म, टाउन, डॉग एटसेट्रा, दीज वर्ड्स स्टैंड independently. Clear? So in morphology of free morpheme, or we can say unbound morpheme, is one that can stand alone or also can appear. Sometimes it can also appear within lexemes, such as within lexeme the above words can become farmhouse, town hall and dog house। जैसे कि मैं आपको बताई हूँ अभी कि फार्म, टाउन, डॉग ये तो इंडिपेंडेंटली स्टैंड हो रहे हैं, तो ये फ्री मोफिम हो गए। लेकिन इनका यूज कभी कभी, जो फ्री मोफिम है इनका यूज कई बार आपको लेक्सिज्म के अंदर भी यूज किया जाता है। तो जैसे इसे हम बना सकते हैं फार्म हाउस, टाउन हॉल एंड डॉग हाउस। So this is called free morpheme, right? Now I deal derivational morpheme. What is derivational morpheme? Derivational morphemes, when combined with a root word, change the semantic meaning or part of speech of the affected word। मतलब derivational morpheme जो है, यह किसी रूट वर्ड के साथ जब इन्हें कंबाइन किया जाता है तो इनका सिमांटिक मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, या पार्ट ऑफ स्पीच को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई यूज द वर्ड हैप्पीनेस, सो द एडिशन ऑफ द बाउंड मॉर्फीम नेस, यानी कि हमने इसमें नेस यूज किया, NESS, हैप्पी में हम नेस यूज किए NESS। देन द रूट वर्ड हैप्पी, हमारा रूट वर्ड क्या था, हैप्पी था, लेकिन हमने इसमें क्या ऐड किया, बाउंड मॉर्फीम नेस, NESS नेस, देन द वर्ड बिकम्स हैप्पीनेस। तो यहाँ पर जो नेस है वह आपका ड्राइवेशनल मोफीम है। अब कैसे हुआ ड्राइवेशनल मोफीम, क्योंकि आपने इसे ऐड किया है, कंबाइन किया है रूट वर्ड के साथ, और जब हम कंबाइन करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, सिमेंटिक मीनिंग चेंज हो जाता है, तो ये ड्राइवेशनल मोफीम होता है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, व्हेन आई से अनकाइंड, द वर्ड अनकाइंड, सो हियर UN functions as a derivational morpheme। अनकाइंड में काइंड हमारा क्या है, एक रूट वर्ड हो गया, लेकिन हम काइंड में क्या अन जो है वह हम ऐड कर दिए, राइट, प्रीफिक्स को। तो यहाँ पर जो अन हो गया वह आपका ड्राइवेशनल मोर्फीम हो गया, सिंस इट इन्वर्स द मीनिंग ऑफ द रूट मोर्फीम काइंड। यानी कि जो हमारा पहले काइंड का मतलब होता है क्या, दयालु, लेकिन हम उसी को हम अनकाइंड कर दिए, UN अन प्रीफिक्स लगा दिए, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो गया, उसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो इसके हम मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करने से इसमें वो मतलब जो प्रीफिक्स और सफिक्स जो हम यूज करते हैं वही आपका एक तरह से ड्राइवेशनल मोर्फीम फंक्शन करता है, राइट। फॉर एग्जांपल काइंड, फ्रॉम काइंड टू अनकाइंड, राइट, काइंड वर्ड है रूट, और हम अन लगा करके प्रीफिक्स हम अनकाइंड करते हैं, तो काइंड का मीनिंग और अनकाइंड का मीनिंग दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो गया। उसी तरह से फ्रॉम हैप्पी टू अनहैप्पी, हैप्पी से हम अनहैप्पी को बना दिए, यानी अन लगाए हम हैप्पी में। तो यहाँ पर जो क्या हो गया, इन दोनों अनकाइंड में और अनहैप्पी में जो अन हो गया, यहाँ पर अन प्रीफिक्स जो हम ऐड किए हैं, दैट फंक्शंस एज अ ड्राइवेशनल मोर्फीम। समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अनकाइंड में जो हम या अनहैप्पी में अगर हम यूज करते हैं
अन, तो यह हमारा क्या हो गया, ड्राइवेशनल मॉर्फीम हो गया। इस तरह से हम उस प्रीफिक्स या एफिक्स ही जो हम ऐड करते हैं वह आपका ड्राइवेशनल मॉर्फीम की तरह फंक्शन करता है। क्लियर? नाउ आई टॉक अबाउट बाउंड मॉर्फीम। अब जैसा कि आपको टाइटल से लग रहा होगा, बाउंड मॉर्फीम यानी किसी के साथ जुड़ा होना। अ बाउंड मॉर्फीम इज इन बाउंड फॉर्म, या बाउंड फॉर्म में होता है। बाउंड मॉर्फीम्स appear only as parts of words, always in conjunction with a root word and sometimes with other bound morphemes। यह किसी न किसी रूट वर्ड के साथ जुड़ा होता है और कभी कभी यह अदर बाउंड मॉर्फीम के साथ जुड़ा होता है। कौन? बाउंड मॉर्फीम। सो बाउंड मॉर्फीम्स आर कंबाइंड विद अ रूट वर्ड। यह हमेशा किसी रूट वर्ड के साथ कंबाइंड होता है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड morphemes that affix to a root morpheme. Morphemes that affix to a root morpheme are called bound morphemes। यानी कि यूजुअली जो मोस्ट बाउंड मॉर्फीम्स जो होते हैं वह क्या होता है, वह सब एफिक्सेस होते हैं। और एफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो यानी जो सफिक्स और प्रीफिक्स ही आपका एक तरह से बाउंड मॉर्फीम होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल इन द रूट वर्ड एग्जामिनेशन, द सफिक्स एशन इज अ बाउंड मॉर्फीम। एग्जामिन में हम क्या किए, एशन को हम ऐड करें, तो यानी कि एग्जाम में एशन, उसमें हमेशा क्या है, एग्जामिनेशन में एशन हमेशा जुड़ा होता है, अलग नहीं होता है। एग्जामिनेशन में एशन आपको जुड़ा हुआ मिलता है, यानी बाउंड फॉर्म में मिलता है। तो इसीलिए इसका नाम बाउंड मॉर्फीम होता है। यानी कि इसमें जो एफिक्स होता है यानी सफिक्स या प्रीफिक्स, या ऑलरेडी उसमें बाउंड फॉर्म में आपको दिखाई देगा। जैसे मैं आपको बोली एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में एशन जो है यह सफिक्स है और यह इसके साथ हमेशा आपको जुड़ा हुआ दिखेगा, तो यह आपका बाउंड मॉर्फीम हो गया। एंड अदर एग्जांपल्स ऑफ बाउंड मॉर्फीम्स वी कैन से दैट सफिक्सेस आर लाइक शन, सन, TION, सन, SION, सन, TIVE, टिव, एशन, ईबल एंड इंग। यानी कि हम जब वर्ड लिखते हैं फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव में आपका क्या है, TIVE जो है वह आपका बाउंड मॉर्फीम हो गया। अब अल्टरनेटिव में क्या है, टिव हमेशा आपको उसके साथ जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा जहाँ भी, राइट, अल्टरनेटिव। उसके बाद प्रोमोशन, तो प्रोमोशन में क्या है, सन, TION, सन, यह जो सफिक्स है वह उसमें हमेशा जुड़ा हुआ दिखाई देगा, प्रोमोशन। एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में एशन जो है लास्ट का सफिक्स वह हमेशा उसमें जुड़ा हुआ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। इलिजिबल, इलिजिबल में क्या देखते हैं, ईबल, IBLE, ईबल आपको कंबाइंड फॉर्म में हमेशा दिखेगा, तो दैट इज बाउंड मॉर्फीम। वर्किंग, ING, वर्किंग में ING हमेशा आपको साथ में दिखेगा वर्किंग में, ना कि हम वर्क प्लस ING अलग से लिखते हैं। तो यानी कि वर्क में ING साथ कंबाइन होता है, तो यह आपका बाउंड मॉर्फीम हो जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो बाउंड मॉर्फीम्स जो होते हैं एक्चुअली आपका सफिक्स और प्रीफिक्स ही होता है। बस आपको समझने में कन्फ्यूज़न होती है कि ये कुछ अलग होता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बाउंड मॉर्फीम क्या होता है, नहीं समझ में आती। लेकिन ये काफ़ी इजी है। बाउंड मॉर्फीम जो है वह आपका एफिक्स है, यानी सफिक्स और एफिक्स ही है आपका बाउंड मॉर्फीम, जो किसी वर्ड के साथ हम कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं और उसका डिफरेंट मीनिंग मिलता है। थैंक यू।